मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों आज हम संधि भाग 7 पर बात करेंगे। इसमें हम जो यण संधि है उसके शेष भाग पर बात करेंगे। हमने पहले यण संधि के कुछ रूपों पर बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि ई और दीर्घ ई, इसके सामने जब असमान स्वर आ जाते हैं तो क्या विकार आता है, और उस समय बताया था कि उसमें यह विकार आता है। तो इसके हमने कुछ एक उदाहरण देखे थे कि ई के साथ ऊ लग जाता है तो क्या होता है, ई के साथ ए लग जाता है तो क्या होता है। कुछ उदाहरणों पे उस समय बात हुई थी। तो हमने जब यण संधि की शुरुआत की थी तो उस समय बताया था कि यह 3 इसमें विकार आते हैं। ई के सामने असमान स्वर होता है तब वह बनता है, और ऊ के सामने असमान स्वर होता है तो वह बनता है, और री के सामने कोई असमान स्वर होता है तो र बनता है। तो ई और ई के सामने असमान स्वर आते हैं तो उस पर हमने गत वीडियो में बात कर ली थी। आज हम इससे आगे यण संधि के शेष भाग पर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ऊ धन अ, मतलब ये असमान स्वर हो गया ना। अगर समान स्वर आता है तो दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए यहाँ इसको कहते हैं, यहाँ असमान स्वर की बात होती है। तो ऊ के सामने अ आता है तो क्या बनेगा। मैंने बताया था कि यहाँ विकार होता है तो ये वह बनता है, इसके साथ अ लग गया तो ये बन गया वह। अब हम उदाहरण देख सकते हैं। ये चिर परिचित उदाहरण है स्वच्छ। तो अब स्वच्छ आ गया तो आप देखो ये वह आ गया, तो यहाँ क्या हो सकता है, उससे पहले सु उपसर्ग है और ये अच्छ मूल शब्द है। उसी तरह यह एक उदाहरण कई जगह काम आएगा। इस अनु ये उपसर्ग है और अय ये एक शब्द है, ये अय कई जगह काम आएगा। तो इसकी संधि करेंगे तो ये शब्द बन गया अन्वय। अन्वय कहते हैं मेल को। संस्कृत में ये बहुत प्रचलित है। जैसे राम है गृहम गच्छति। अब ये जो इनका आपस में ये तो एक सामान्य गद्य है। जब यही कविता के रूप में आता है, श्लोक के रूप में आता है, तब पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, इस प्रकार जो वाक्य विन्यास का जो मेल करके फिर अर्थ की ओर बढ़ते हैं, तब हमें जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उस प्रक्रिया को अन्वय कहा जाता है। कि इस श्लोक में इसका अन्वय कैसा होगा, भाई कर्ता कहाँ है, क्रम कहाँ है, क्रिया कहाँ है, विशेषण कहाँ है, इस सब की पहचान करके फिर उसकी अर्थ की व्याख्या करना, इस प्रक्रिया में जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं अन्वय करना। तो मतलब होता है वाक्य में शब्दों का मेल बैठाना। तो ये 2 उदाहरण इसके बहुत प्रचलित है और परीक्षा में ऐसे उदाहरणों के बारे में पूछा भी जाता है। अब हम ऊ के बाद में अ आ गया और अब हम यहाँ आ लगा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाह। अब इसके लिए ये एक उदाहरण बहुत चर्चित है और कई इसका गलत प्रयोग भी करते हैं। गलत प्रयोग इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें संधि की समझ नहीं होती। कैसे प्रयोग करते हैं, अब संधि आपके सामने ये ऊ आ गया तो किस में बदलेगा, तो सह तो हर्ष ये बिना स्वर वाल हो ही जाएगा। तो यहाँ वह आ गया, फिर आ गत, ये स्वागत है। अब कई मेहमानों को ज़्यादा खुश करने के लिए, उनके सामने बहुत विनम्र बनने के लिए इसके आगे एक शब्द और लगा देते हैं, सुस्वागतम या सुस्वागत ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ
पहले से ही सु है। क्या है? यहाँ पहले से ही सु उपसर्ग है और फिर दोबारा यहाँ सु लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे उदाहरण परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वर्तनी की दृष्टि से सुस्वागतम ठीक है या स्वागत ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है कि स्वागत, ये 4 ऑप्शन दे देते हैं जिसमें स्वागत भी ऑप्शन आ जाए, सुस्वागत भी ऑप्शन आ जाए, 2 और आ जाए, और फिर पूछ लिया जाए कि इनमें से सु उपसर्ग कहाँ है, तो हम भ्रमवश इसको सही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ इस शब्द की रचना कैसे हुई उसको बहुत ध्यान में रखना है। और यह उदाहरण बहुत पूछा भी जाता है, और सामान्य हिंदी की जब चर्चा चलती है, परस्पर वार्तालाप होती है, तब भी आपस में पूछा जाता है कि बताओ वही स्वागत शब्द में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, फिर उसकी शब्द रचना क्या है और उसमें संधि कौन सी है। तो इसी पर एक हमारे आचार्य हुए हैं मध्वाचार्य जी, तो उनका मूल नाम था मधु, और मधु के साथ आचार्य लगाते हैं, आचार्य कहते हैं गुरु को। तो इनका मधु नाम ज़्यादा प्रचलित न होकर के क्या नाम प्रचलित है, संधि करके देख लो, ये मद उ आम वाम बदल जाएगा, ये मध्वाचार्य। तो ये दोनों ही उदाहरण बहुत चर्चित है और परीक्षा में ऐसे उदाहरणों के बारे में पूछा जाता है। अब हमने उ के साथ अ भी देख लिया और आ भी देख लिया। अब हम कुछ उ के साथ ई वाला उदाहरण देखते हैं, हर्षवई। तब बताओ क्या बनेगा? अपने को यहाँ तो वह बनना ही है, जो भी यहाँ लगेगा वो मात्रा आ जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब अन्वय से जैसे शब्द बने अनु धन इति। तो अनविति मतलब एक कोई जैसे गद्य पाठ है, उसके टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना, उसके अंशवार उसको अध्ययन करना, तब इसके लिए अन्विति शब्द का प्रयोग किया जाता है। या ऊ है तो वह बदल गया, फिर ये इधर आ गया, ये अन्विति। इसी प्रकार एक शब्द और है धातु धन इक प्रत्यय, तो इसके लिए शब्द बनता है धात्विक, मतलब जो धातु से संबंधित है, लोहे तांबे जस्ते से संबंधित कोई चीज़ होती है तो हम कह सकते हैं कि यह धात्विक है, मतलब धातु से संबंधित। दोनों उदाहरण देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद में अब हमने अ के साथ उ के साथ अ मिला लिया, आ मिला लिया और लघु ई मिला ली, और अब हम दीर्घ ई मिलाएंगे। जब दीर्घ ई मिलाएंगे तब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी व के साथ बड़ी की मात्रा मान लो, चाहे दीर्घ ई की मात्रा मान लो। अब वही शब्द जब मैंने जिक्र किया था पर्यवेक्षक में, इक्ष धातु में, इक्ष का अर्थ क्या होता है अब आपको आना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारे वीडियो में चर्चा हो चुकी है। तो इक्ष का मतलब देखना, तो इसी से शब्द बनता है इच्छा, और ये ई आ गया, उससे पहले लगा दो अनु उपसर्ग, तो क्या बनेगा अ, फिर न, फिर विक्षा। जो खोज पड़ताल होती है, जो पूछताछ होती है, जो गहराई से इसका के बारे में जानकारी की जाती है, उसके लिए अन्वीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह भाववाचक शब्द बनाना हो तो अनु धन ईक्षण, तो वो बन जाएगा अन्वीक्षण। तो वहाँ जब हम बात कर रहे थे यण संधि में ई वाले उदाहरणों में, तब इसमें आप एक उदाहरण ये ऊ वाला भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी यण संधि हो रही है। तो अब हम आगे और उदाहरणों पे बात करेंगे, उसमें ऊ के बाद में ए वाले उदाहरण मिलते हैं हमें। तो हम यहाँ उन्हीं उदाहरणों के जिक्र करेंगे जो उदाहरण हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित है
और उसका अधिक व्यवहारगत प्रयोग है। ए लगाया तो क्या बना, ये हुआ, तो ऊत का वह बना, फिर ए का मतलब वे। तो इसी को अनु, तो ये एशक, जो हमने बात की थी ऐशना की, ऐशी मन इच्छा रखने वाला, और यहाँ ऐसा का अर्थ था वैसे खोजबीन करने वाला। मूल में तो ऐसे का अर्थ इच्छा रखने वाला होता है, यहाँ अर्थ है इसका खोजबीन करने वाला। तो अब संधि करेंगे तो अन, ये व ऊपर आ जाएगा, ये अन्वेषक। और अगर भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो ऐषण, तो ये बन जाएगा अन्वेषण। ऐसा सवाल आरएस की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो अब हमने ओ के साथ ये ए वाला उदाहरण देखा है, अब ओ वाला उदाहरण और देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है, यहाँ वो हो जाएगा। एक उदाहरण जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो लघु धन ओष्ठ, तो छोटा ओठ, तो ये हो जाएगा लघ गोष्ठ। तो अभी हमने जो जिक्र किया है वो उन्हीं उदाहरणों पे बात की है जो उदाहरण अधिक प्रचलित है, और कई उदाहरण बनते हैं और कई जगह उदाहरण नहीं बनते। तो जहाँ जहाँ उदाहरण बनते हैं उनका हमने यहाँ जिक्र कर लिया। अब हमने अभी ऊ के साथ जितना विकार होना था, आ का, आ का, ऊ का, ई का, सब को मिला के देख लिया। अब हम यहाँ दीर्घ लेते हैं, यहाँ दीर्घ, फिर यहाँ वापस वहीं से शुरू करते हैं अ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह व। तो इसमें भी ज़्यादा कोई शब्द नहीं है, वधु और अर्थ, तो क्या बनेगा, व ध आधा हो जाएगा, ये वह हो जाएगा, फिर ये। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऊ के बाद में अगर आ लगाना हो तो यहां क्या हो जाएगा, वाह। अब वधु शब्द वही, और यहां आगमन। तो हम जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वधवा गमन। अब ऊ के साथ अ आ दोनों देख लिया। अब हम देखेंगे ई वाला उदाहरण। जब यहाँ ई आएगा तो यहाँ आ जाएगा व के साथ ये ई की मात्रा। तब अब जब ये आएगा तो इसके लिए एक ई शब्द प्रचलित है, पू धन इत्र। इत्र क्या, ई। तो इसका पहले तो हम ऊ और ई का मिलाते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, तब हाँ इत्र लिखना पड़ेगा। तो अब क्या है, वैसे तो आपको ये बनता है पवित्र। अब इसमें क्या है कि ये अपवाद है, तो यहाँ जो वैसे तो अगर हम हमारे संधि के हिसाब से ये ऐसे बनना चाहिए था, प आधा हो गया, और ये मान लो ऐसे, मान लो पवित्र ऐसे होना चाहिए था, परंतु इसमें यहाँ प का आगम हो जाता है तो ये प पूरा बन जाता है, फिर ये पवित्र। तो यह जो शब्द है पवित्र है, तो संधि तो इसमें पू और इत्र यही है, परंतु यह हमारी यण संधि में एक अपवाद के रूप में स्वीकृत है। ध्यान से नोट कर लेना कि जो पवित्र शब्द है उसमें पू में अ का आगम होता है, तो इसलिए हम इसको अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो अभी हमने जितने उदाहरण किए हैं वो सारे हर्स्व ऊ
और दीर्घ ऊ, इनके साथ जो विकार होता है वह का उसके उदाहरण देखें। अब हम आगे कुछ उदाहरण देखें जिसमें री के साथ असमान स्वर आता है और उसमें किस प्रकार विकार होते हैं उसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ ये री आ गया और यहाँ अ, तो क्या बनेगा, वही बात र। अब इसमें कोई उदाहरण नहीं है, केवल पितृ मातृ शब्द इधर आ जाएगा, फिर उधर आ गया आज्ञा, अनुमति, आदेश, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो यह जहाँ भी आ जाए आप ये देख लेना, यहाँ यण संधि है। जैसे पितृ धन अनुमति, तो अब आप ये तो अब त इधर आ गया, फिर रह पूरा बन गया, फिर ये नो पितृनुमति। वैसे ही ये मातृ अनुमति हो जाएगा। उपकार आ गए, फिर आगे दूसरे उदाहरण देखते हैं। ये अ का उदाहरण आ गया, फिर आ का उदाहरण देख लेते हैं। ये मैंने बताया था आज्ञा वाला, अनुमति वाला, आदेश वाले उदाहरण आएंगे। ये मातृ आदेश तो हम कह देंगे मात्रादेश। अगर पितृ आज्ञा है या मातृ आज्ञा है तो वैसी पित्राज्ञा हो जाएगा। मातृ आज्ञा है तो मात्रा आज्ञा हो जाएगा। तो ये 3-4 ही इसमें उदाहरण हैं। तो अगर वो उदाहरण हमें समझ में आ जाए, वो हमारे मस्तिष्क में रह जाए, तो हम आसानी से इस संधि को कर सकते हैं। अब हम ई वाले उदाहरण देखते हैं। ई वाले उदाहरण देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ये री हो जाएगा। जैसे मातृ, ये मातृ पितृ सब जगह लिखना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ विकार वाले उदाहरण हमारे हिंदी में बहुत कम है। तो ये मातृ इच्छा, तो ये मातृ इच्छा हो जाएगा। अगर पितृ इच्छा है तो पितृ इच्छा हो जाएगा ऐसे। अब हम आगे करेंगे ऊ वाले उदाहरण। यहाँ री के बाद में ऊ रखते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यह रू बन जाएगा। अब हम कर सकते हैं, मैंने कहा था उपदेश वाले उदाहरण, मातृ पितृ तो यहाँ लगते ही लगते रहेंगे, बस फर्क क्या आएगा, वहाँ आज्ञा आ गया, अनुमति आ गया, यहाँ उपदेश आ गया। तो वो मातृोपदेश, पितृोपदेश हो तो पितृोपदेश, उपकार हो तो मातृपकार और पितृपकार। तो इतने ही इसमें शब्द है, ज़्यादा कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार हम री वाले उदाहरण तो आप उपकार, आज्ञा, आदेश, इधर वाले ये ध्यान रख लो, और उधर वाले क्या ध्यान रखना है, मातृ पितृ, मातृ मात्रा, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ उपकार पितृपकार, उपदेश मातृपदेश पितृपदेश। अब हमने तीनों प्रकार के उदाहरण और नियम आपके सामने रख दिए, जिसमें य, व और र कैसे बनते हैं। अब हम अपनी समझ को पक्का करने के लिए एक बार कुछ उदाहरणों से अपने ज्ञान को पुष्ट कर लेते हैं। जैसे एक शब्द आ गया न्याय। अब आपको ये ध्यान रखना है कि न्याय कैसे बन सकता है। तो थोड़ा सा सोचो कि यहाँ नी उपसर्ग है और ये आय शब्द आता ही आता है, आय और आय आयादी संधि में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो क्या बनेगा, ये न्याय। ऐसे ही शब्द है पर्यायवाची, परीक्षा में भी पूछा जाता है पर्यायवाची शब्दों के बारे में, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, शंकर का पर्यायवाची क्या होगा। पर्याय होता क्या है। अब मैंने कहा था
ट्रिक बताया था कि जहाँ पर भी यह आ जाए तो एक बार समझ लेना यण संधि है। तो फिर क्या हो सकता है, यह परि और धन आय, वहीं पर्याय। वैसे ही जैसे प्राणायाम में हमने की थी संधि, कौन सी की थी, प्राणायाम दीर्घ संधि। तो वैसे ही व्यायाम में कौन सी हो सकती है, आयाम शब्द तो हमने पहले पढ़ रखा है। और अब विचार करें कि यह आया है तो क्या हो सकता है, वह किस में बदला होगा, ई होगी यहाँ, तो ये व्यायाम हो सकता है। उसी प्रकार ये हमें ये ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसे शब्दों के बारे में सोचें, फिर कॉपी में लिखें, फिर बिना कुछ देखें, बिना वीडियो देखने के बाद इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। अब आप दूसरे कोई और उदाहरण देखें, क्योंकि यह संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि की ठीक ठीक समझ बनना जरूरी है। जैसे आ गया पर्यंक, अब यहाँ ये आ गया और फिर रह भी है, तो ये ध्यान रखना परि उपसर्ग है। अब फिर क्या बचेगा, ये तो ये इसी में तो यही तो बदला, तो ये हट जाएगा, फिर पीछे क्या रहा है, अंक। पर्यंक कहते हैं पलंग को, उसी से तद्भव पलंग बनता है। तो देखो हम जब संधि कर रहे हैं तो उस समय भी हम तत्सम और तद्भव की ठीक ठीक समझ बना रहे हैं। यह क्या है, तत्सम और तद्भव क्या बनेगा, ये पलंग। इसकी संधि करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही शब्द है प्रत्यंचा, अंचा झुकाव को कहते हैं, तो ये शब्द बन जाएगा प्रत्यंचा। ऐसे ही आप, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम अखबार पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो कोई मिला जुला शब्द देखते हैं, कोई संधि युक्त शब्द देखते हैं, तो वहाँ आप स्वयं संधि करने की कोशिश कीजिए और फिर अपने ज्ञान को पुस्तक से, वीडियो से मिला कर देखें। जैसे जैन धर्म में पर्युषण की परंपरा है, तो अब हमें भी देखना चाहिए कि पर्युषण में वास्तव में मूल अर्थ क्या है इसका। तो क्या है, ये परि धन उषण। उषण कहते हैं जो बिना तेल घी का भोजन होता है, रसहीन भोजन होता है, उसको उषण कहते हैं। तो ये संधि वही होगी। तो हम इस प्रकार कई उदाहरणों से अपनी समझ को ठीक कर सकते हैं और अपने जो नियम कायदे जो हमने यहाँ सीखे हैं उसकी परख कर सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण देख लिया आपने, अध्ययन। तो अब आप ये सोचिए कि हाँ ये आ गया, देखो 2 बार ये आ गया और ये आ गया, और उससे पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तब आप पक्का ही मानो कि वहाँ यण संधि है। अब यह आ गया और आधा अक्षर आ गया, तो यहाँ यह किस में बदला होगा, इसी में बदला होगा, अधि धन आयन। तब ये क्या करते हैं, देखो द यह में बदला, फिर पीछे वाला यह रह गया, फिर ये अध्ययन बन गया। तो हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ बात करते रहेंगे, उदाहरण देखते रहेंगे, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप और ज़्यादा उदाहरण देख सकते हैं। तो जितने उदाहरण करेंगे उतनी ही आपकी समझ ठीक होगी। तो हमने अभी अपवाद सहित सारे शब्दों पर बात करने की कोशिश की है, और जितना हम वीडियो में उदाहरण रख सकते थे अधिक से अधिक उन उदाहरणों को भी समझने की, उनको विश्लेषित करने की कोशिश की है। आप मेरे पिछले वीडियो को और इस वीडियो को मिलाकर देखेंगे तो यण संधि की ठीक ठीक समझ आपको बन जाएगी। यण संधि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है, इसलिए यण संधि को आप बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई भ्रांति है, कहीं कोई मेरे से बात छूट रही है, तो मुझे उसकी अवगति जरूर करवाइए।
मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आप मुझे लगातार प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।